आप सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो विषय वस्तु हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं वह मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी स्थिति अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग भारत में मुख्यतया 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक होता था। पतंजलि और व्याडि नामक विद्वानों ने अपभ्रंश का अर्थ बिगड़े हुए रूप से लगाया है। अपभ्रंश का तात्पर्य अपभ्रष्ट, यह वह भाषा जिसे आम जन बिगड़े रूप में प्रयोग करती थी। भाषा के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सर्वप्रथम भामह नामक एक विद्वान हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक काव्यालंकार तथा चंड नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक प्राकृत लक्षणम में किया। अपभ्रंश भारत में जिन क्षेत्रों में बोली जाती थी उनमें प्रमुख क्षेत्र भारत का पश्चिमोत्तर भाग, जिसमें राजस्थान, गुजरात आता था। इसके अलावा बुंदेलखंड, दक्षिणी मानखेत यानी कर्नाटक तक यह भाषा बोली जाती थी। अपभ्रंश का आरंभ मुख्यतया 8वीं शताब्दी के एक कवि हैं स्वयंभू, जिनकी रचना का नाम पौमचरी है, से माना जाता है। अपभ्रंश के जो प्रमुख साहित्यकार हैं वे हेमचंद्र हैं, और हेमचंद्र हैं, उनकी कृति का नाम शब्दानुशासन। उनकी कृति का क्या नाम है? शब्दानुशासन है। इस तरह जो अपभ्रंश में हमें साहित्य प्राप्त होते हैं वे मुख्यतया स्वयंभू का पौमचर्यु, पुष्पदंत का राय कुमार चर्यु, जोइंदु का परमात्म प्रकाश, सरहपाद का दोहा कोश, धनपाल का भविष्यत कहा और अब्दुल रहमान का संदेश रासक, राम सिंह का पाहुड़ दोहा है। अपभ्रंश का जो साहित्य हमें उपलब्ध है वह एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में है। नामी साधु नामक विद्वान अपभ्रंश के 3 भेद मानते हैं, जिसमें पहला है उपनागर, दूसरा है आभीर और तीसरा है ग्राम्य। किंतु कुछ विद्वान नागर, उपनागर और ग्राम्य के रूप में मानते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी नामक विद्वान ने अपभ्रंश का विकास की स्थिति जो माना है उनके अनुसार अपभ्रंश के कई क्षेत्रीय रूप भी मिलते हैं, जिसमें मुख्यतया मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। इस तरह हम देखते हैं कि अपभ्रंश के जो विविध रूप हमें प्राप्त होते हैं उन विविध रूपों से अनेक उपभाषाओं का जन्म हुआ। जैसे आप देखें, अपभ्रंश का एक रूप सौरसेनी अपभ्रंश है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में बोला जाता था। हिंदी की पश्चिमी बोलियों का जन्म हुआ। उन पश्चिमी बोलियों में प्रमुख रूप से पहला कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली के रूप में भी जानते हैं, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। इसी तरह नागर अपभ्रंश से
पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का जन्म हुआ और पश्चिमी राजस्थानी में मुख्यतया गुजराती, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आते हैं। और पश्चिमी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ और उस बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, बंगला, असमी और उड़िया आदि बोलियां आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ जिसमें मुख्य रूप से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। इस तरह हम देखते हैं कि अपभ्रंश का एक रूप केकय अपभ्रंश है और केकय अपभ्रंश से लहदा नामक बोली का जन्म होता है जो मुख्यतया पश्चिमी पंजाब में बोली जाती है। इसी तरह टक अपभ्रंश से पंजाबी मुख्यतया पूर्वी पंजाब में बोला जाता है और ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का जन्म हुआ जो सिंध प्रांत में बोला जाता है और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। पहाड़ी हिंदी के 3 रूप हैं, पहला पश्चिमी पहाड़ी, दूसरा मध्यवर्ती पहाड़ी और तीसरा पूर्वी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंदर क्योंथली और बालुई बोलियां आती हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली तथा पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली आती हैं। अपभ्रंश का एक रूप महाराष्ट्री अपभ्रंश का है जिससे मुख्यतया मराठी भाषा का जन्म हुआ है। इस तरह जब हम एक सामान्य परिचय अपभ्रंश के साहित्य का प्राप्त कर लेते हैं तथा उसके अनुशीलन से हमें अपभ्रंश की कुछ ध्वनिगत और कुछ व्याकरणिक विशेषताएं मिलती हैं। ध्वनिगत विशेषताओं के अंतर्गत स्वर और व्यंजन का हम अध्ययन करते हैं और व्याकरणिक विशेषताओं के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, कारक, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं अपभ्रंश भाषा की ध्वनिगत विशेषताओं में। अपभ्रंश में वे समस्त ध्वनियाँ यानी स्वर और व्यंजन उपलब्ध हैं जो हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा में जो 2 नई ध्वनियाँ आई हैं, ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ, ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ ध्वनियाँ अपभ्रंश में भी विद्यमान हैं। री जो वर्ण है या ध्वनि है, इसका प्रयोग अपभ्रंश के अंतर्गत लिखने में तो किया जाता है किंतु उच्चारण में इनका उच्चारण री की तरह होता है, री की तरह होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक शब्द है ऋण। इस ऋण का जब अपभ्रंश में उच्चारण किया जाता है तो इस री का ए री हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि ऋण का उच्चारण ऋण की तरह किया जाता है। दूसरी बात, जो अपभ्रंश में स्वर पाए जा रहे हैं उन स्वरों में अनुनासिकता का प्रधानता है, यानी जो भी शब्द उच्चारित किए जाते हैं उन स्वरों में अनुनासिकता लगा दी जाती है, यानी नाक से उच्चारण होता है। कहीं कहीं तो ऐसा दिखाई देता है कि अनावश्यक इसमें अनुनासिकता डाल दी गई है। जैसे एक शब्द है पंखी और अंशु, इन शब्दों में अकारण ही अनुनासिकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनुनासिकता के साथ साथ कहीं कहीं अनुनासिक शब्दों का निरानुनासिकता भी कर दिया गया है, यानी अनुनासिक निरानुनासिक हो गए हैं। जैसे एक शब्द है सिंह, यहाँ पर एक शब्द है सिंह। सिंह में आप देखें कि ये अनुसार का चिन्ह है और यह अनुसार का चिन्ह आकर के अपभ्रंश में हट जाता है सा से और सिंह का सी हो जाता है।
अपभ्रंश में सिंह को सिंह बुलाया जाता है। अगली प्रवृत्ति जो हमें अपभ्रंश भाषा में दिखाई देती है वह उकार बहुलता की है, यानी शब्दों में उ की मात्रा जुड़ जाती है। आप देखें, इसकी जो एक प्रवृत्ति सबसे प्रमुख है वह है उकार बहुलता। जैसे चल शब्द है उसमें उ जुड़ करके चलु हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखें कि यहाँ पर चलु शब्द है, ला में उ की मात्रा जुड़ गई है, और मनु शब्द है, इसमें ना में उ की मात्रा जुड़ गई है। अगली प्रवृत्ति जो हमें अपभ्रंश में दिखाई देती है वह स्वरगुच्छों की संख्या पाल की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ गई है। पाल में भी स्वरगुच्छ पाए गए हैं, किंतु यहाँ उसकी अपेक्षा ज़्यादा स्वरगुच्छ पाए जाते हैं। स्वरगुच्छ का तात्पर्य है कि दो स्वर एक साथ मिले होते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आ ई आदि ये स्वरगुच्छ हैं। इन स्वरगुच्छों की बहुलता अपभ्रंश भाषा में पाई जाती हैं। जो व्यंजन ध्वनियाँ अपभ्रंश की हैं, इन व्यंजन ध्वनियों में भी विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। पाली में जो ध्वनियाँ पाई गई हैं वही ध्वनियाँ अपभ्रंश में भी पाई जाती हैं। अपभ्रंश में अंज्ञा, य, न और तालव्य स, मूर्धन्य स ध्वनियाँ नहीं हैं, किंतु यहाँ पर एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जो ध्वनि न है यानी वर्ण न है, इसका ड़ कर दिया जाता है, और जो ज वर्ण है इसका उच्चारण य की तरह किया जाता है, तथा तालव्य स और मूर्धन्य स को दंत स की तरह उच्चारण किया जाता है। जैसे एक शब्द है नगर, ना का यहाँ पर ड़ हो गया है तो नगर जो है नयड़ हो गया है। एक शब्द है यदि, यदि शब्द है, इसका उच्चारण अपभ्रंश में जई की तरह किया जाता है। अपभ्रंश में अंत व्यंजन का लोप हो गया है। अंत व्यंजन क्या है? जो शब्दों के अंत में व्यंजन आते हैं वही अंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है जगत, जगत का अंत व्यंजन जो है वह त है। यह आ करके अपभ्रंश में जग बन जाता है, यानी यहाँ ता व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे एक उदाहरण और दृष्टव्य है, पश्चात शब्द है, पश्चात शब्द में त व्यंजन है, इस त व्यंजन का लोप हो जाता है और यहाँ पच्छा बन जाता है। पाल की तरह यहाँ भी व्यंजन संयुक्त जो हैं वे भी द्वित्व हो गए हैं, यानी यहाँ व्यंजनों में द्वित्व की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे एक शब्द है चक्र, चक्र शब्द है, यहाँ क्र शब्द का वर्ण संयुक्त वर्ण है और जो परिवर्तित हो करके चक यानी क्र क अधक का और का में परिवर्तित हो गया है। जैसे एक शब्द है मार्ग, मार्ग शब्द का अपभ्रंश में आकर के मग्ग हो जाता है, यानी ग और र जो संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर आधा ग और पूरा ग हो करके द्वित्व हो गया है। अब हम अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता के बारे में देखते हैं कि अपभ्रंश में ध्वनि परिवर्तन की अपेक्षा व्याकरण में अति परिवर्तन हुआ है, पाल की अपेक्षा। हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृति में संज्ञा के 24 रूप थे। वैदिक संस्कृत में कितने रूप थे?
24 रूप थे जो पाली तक आते आते 14 हो गए और प्राकृत में 12 हो गए तथा अपभ्रंश में शब्द रूपों की संख्या 6 हो गई, 6 हो गया। यानी अपभ्रंश में जो शब्दों के रूप हैं वह कम हो गए हैं। जो संज्ञाएं अपभ्रंश में पाई जा रही हैं वो संज्ञाएं या तो एक वचन में परिवर्तित हो रही हैं या फिर बहुवचन में परिवर्तित हो गई, एक वचन या बहुवचन में परिवर्तित हो गई। तथा संज्ञाओं में जो हलंत का चिन्ह लगता था वह हलंत का चिन्ह अपभ्रंश में आकर के समाप्त हो गया है। यहाँ पर द्विवचन संज्ञाएं नहीं पाई जाती हैं। सर्वनाम के रूपों में जो विविधता थी, सर्वनाम के रूपों में यहाँ विविधता में कमी आई है। अपभ्रंश में एक प्रवृत्ति तेज हुई है, वह है संयुक्त क्रिया बनाने की प्रवृत्ति। जैसे भग्गा शब्द है और एंतु शब्द है, भग्गा और यंतु ये दोनों शब्द संयुक्त क्रियाएं हैं। या अपभ्रंश ने अपने पूर्वकालिक क्रिया में ई ध्वनि को अपना लिया है। जब कोई कार्य किया जाए जिसमें एक क्रिया समाप्त होकर के दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, जो पहले की क्रिया जो कार्य तत्काल में समाप्त हुआ है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे एक वाक्य है, पुजारी में ने नहाकर पूजा किया, तो यहाँ पर नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। अपभ्रंश में विशेषण जो है अपने विशेष के अधीन है, यानी विशेषण का जो लिंग वचन है वही जो है विशेष का भी होगा। यहाँ पर लिंग 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तथा वचन 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ एक शब्द के लिए 6 कारकी रूप हैं तथा यहाँ पर रूप निर्माण की दृष्टि से प्रातिपादकों की विविधता समाप्त हो गई है। प्रातिपादकों की विविधता, प्रातिपादिक क्या है? वह शब्द जो क्रिया ना हो, यानी वे शब्द जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो। जैसे संज्ञा के कई रूप, विशेषण के कई रूप और सर्वनाम के कई रूप अपभ्रंश में आकर के उनकी विविधता समाप्त होती है। और इस दृष्टि से अपभ्रंश में जो प्रातिपादिक शब्द पाए जाते हैं वे मुख्यतया अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अपभ्रंश की सबसे प्रमुख विशेषता है, वह विशेषता है कि अपभ्रंश वियोगात्मकता की ओर बढ़ रही है, यानी जो अपभ्रंश की विभक्तियां हैं वे अलग हो रही हैं और वे परसर्ग के रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे हैं। यहाँ एक बात आपको समझ लेना अति आवश्यक है, परसर्ग उपसर्ग नहीं होता है। परसर्ग कारक चिन्ह है और उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द में जुड़कर नए शब्द की रचना करता है तथा नया शब्द पूर्व शब्द से भिन्न अर्थ रखता है। अपभ्रंश में वियोगात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण परसर्गों का प्रयोग बढ़ रहा है। जैसे आप देखें कि यहाँ पर माझ, मह, कां, कौं और कूं परसर्ग अपभ्रंश में पाए जा रहे हैं। काल रचना, काल रचना यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो काल रचना है, अपभ्रंश में जो धातुएं पाई जा रही हैं, जो क्रिया के रूप पाए जा रहे हैं, वे मुख्यतया लट, लोट और लिट हैं। और जो शेष लकार यहाँ पाए जा रहे हैं वे कृदंत रूपी हो गए हैं। अगर
हम अपभ्रंश भाषा के शब्द संपदा पर जाएं तो हम देखते हैं कि अपभ्रंश में ततभव शब्दों की अधिकता है। ततभव शब्दों की अधिकता यानी वे शब्द जो संस्कृत शब्द से रगड़ते घिसते अपभ्रंश तक पहुँचे हैं वे ततभव शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।